आज की क्लास में हम लोग हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये इतना इम्पॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टॉपिक कि आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस 11th-12th में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो AIPMT या फिर मैं कहूँ नीट का जो एग्ज़ाम होता है, एम्स वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आफ्टर 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो सिलेबस है हमको क्या परमिट करता है, ठीक है। हम लोग आइसोटोप्स को कितने गहन तक घुसकर उसको पढ़ेंगे, आइसोबार्स को हम कितने डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग बेसिकली कितनी डिटेलिंग तक जाने वाले हैं, ये सारी बातचीत आज की क्लास में हम लोगों की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो स्टार्टिंग टॉपिक है आइसोटोप्स, एंड उसके बाद हम लोग नो डाउट आइसोबार्स को भी कंटिन्यू करेंगे। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आइसोटोन्स होता है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें ये नहीं पढ़नी है आपके सिलेबस में, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको, आइसोटोप्स एंड क्या पढ़ना है आपको, आइसोबार्स पढ़ना है, ठीक है। मैडम ये जो आइसोटोप है ये है क्या? तो एक्चुअली देखो, हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, बराबर है कि नहीं है? हाँ है। तो अगर मान के चलते हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल में कोई एक एलिमेंट है और उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मैंने आपसे पूछा कि इसकी दो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ आप मुझे बताइए, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि मैडम एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसका क्या, उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास। मतलब हर एलिमेंट के पास अपना उसका खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक नंबर होता है ना, और उसके अलावा उसके पास अपना क्या होता है, खुद का एटॉमिक मास होता है, बराबर, ठीक है, बराबर। तो मतलब ऐसा उस ज़माने में लोगों को लगता था कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है और हर एलिमेंट का अपना खुद का क्या होगा, एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होगा, डन। लेकिन लोगों ने ये देखा कि यार कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स उन्होंने देखा कि ऐसे हैं जिन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के पास जब वो गए उनकी रिसर्च करने के लिए, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के पास क्या है, उनका जो एटम है, मतलब एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, ठीक है, एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है, एलिमेंट को हमने फिक्स कर दिया। और उन्होंने ये देखा कि उस फिक्स्ड एलिमेंट की ब्रांचेस निकली हुई हैं, मतलब उस फिक्स्ड एलिमेंट में थोड़े बहुत हमने चेंजेस किए और थोड़े बहुत चेंजेस के बाद हमने उसी एलिमेंट के प्रकार क्रिएट किए। जैसे बोलते हैं ना, मैंगो के इतने टाइप्स हैं, जैसे रोज़ के इतने टाइप्स हैं। अब जैसे देखो गुलाब कितने अलग अलग वैरायटीज़ में आता है, काला गुलाब, हरा गुलाब। मैंने रिसेंटली मेरे घर में अभी हरा गुलाब लगाया गया है, ग्रीन रोज़, है ना, और वाइट कलर का, रेड कलर का, पिंक कलर का, पिंक में भी कितने सारे शेड आते हैं। तो हमने क्या किया, एलिमेंट को फिक्स कर दिया कि ठीक है मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बात करूँगी या करूँगा, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट के टाइप्स क्रिएट करने लगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के हम लोग टाइप्स क्रिएट करने लगे, सच दैट इस तरीके से आपको टाइप्स क्रिएट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे आपने उस एलिमेंट के क्या क्रिएट करना शुरू कर दिया, आपने उसके टाइप्स क्रिएट करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको ये पर्टिकुलर टाइप्स इस तरीके से क्रिएट करने हैं कि उसके जो टाइप होंगे उन सारे टाइप का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर मान के चलो मैंने 3 टाइप्स क्रिएट किए किसी एक एलिमेंट के, तो अगर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लेट्स से 10 था, तो उसके जो टाइप्स क्रिएट हुए होंगे उनका भी एटॉमिक नंबर 10 रहेगा, ठीक है। लेकिन मैडम फिर डिफरेंस क्या रहेगा, अगर आप एटॉमिक नंबर को सेम रख रहे हो तो फिर डिफरेंस क्या लगा रहे हो, मतलब टाइप्स का मतलब कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना उनमें। तो हम लोग वहाँ पे उन लोगों का जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर देंगे, एटॉमिक मास हम क्या कर देंगे, चेंज।
मतलब सारे के सारे जो टाइप्स हैं वो एक ही एलिमेंट के हैं, उन टाइप्स के एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या हो गया है, चेंज हो गया है। उनका एटॉमिक मास क्या हो गया है, चेंज हो गया है। जैसे कि मान के चलो आपने एक एलिमेंट फिक्स किया हाइड्रोजन। हम लोग सभी जानते हैं पीरियोडिक टेबल का हमारा पहला एलिमेंट है ना, हमारे पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। तो इस हाइड्रोजन के पता है हम लोग इन जनरल अगर बातचीत करें तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और इसका मास नंबर भी 1 होता है। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स से हमें ये शिक्षा मिलेगी कि आप इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के टोटल 3 टाइप्स क्रिएट कर सकते हो, सच दैट उसके जो 3 टाइप्स क्रिएट होंगे उन सारों के सारों 3 टाइप्स का जो रहेगा एटॉमिक नंबर वो सेम रहेगा। तीनों के तीनों टाइप्स का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम। H का भी सेम 1, D का भी 1, T का भी 1। ये मैडम D और T क्या है, ये उसके टाइप्स के सिंबल्स हैं, ठीक है। उनको हमने सिंबल दिया है कि भैया जब मेरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 रहेगा और उसका मास भी 1 रहेगा तब मैं उसको H सिंबल से इंडिकेट करूँगा। लेकिन अगर मेरे उसी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो क्योंकि 1 का 1 हमने फिक्स कर दिया है, लेकिन अगर मास नंबर चेंज हो गया और मास नंबर हो गया 2 तो आप उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर D शब्द से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जहाँ पर ये जो D शब्द होता है इस D शब्द का नाम है, मतलब जो आपने सेकेंड टाइप क्रिएट किया गया उस सेकेंड वाले टाइप का क्या रखा गया है, एक स्पेसिफिक नाम रखा गया है। इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। इसे कहते हैं ड्यूटेरियम। इसे क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। इस H को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। अच्छा, और अगर मान लेते हैं आपने हाइड्रोजन का एक टाइप क्रिएट किया और आपने ये टाइप सच दैट क्रिएट किया कि उस थर्ड टाइप के पास भी एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन उसका मास नंबर 3 है। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना, लेकिन उसका 3 है। तो ऐसी पर्टिकुलर स्पीशीज को हम लोगों ने नाम क्या दे के रखा है कि इसको हम लोग T सिंबल से इंडिकेट करेंगे और इसका नाम होगा क्या, ट्रीटियम। इसका नाम क्या होगा, ट्रीटियम। तो ऐसे टाइप्स, एलिमेंट्स के ऐसे टाइप्स, ठीक है, एलिमेंट्स के वो टाइप्स जिनमें एटॉमिक नंबर आपका सेम होता है लेकिन मास नंबर आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है, उन्हीं पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि आइसोटोप्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम बोलेंगे कि आइसोटोप्स बेसिकली एटम ऑफ सेम एलिमेंट है। ये सेम एलिमेंट के क्या हैं, टाइप्स क्रिएट किए गए हैं, सेम एलिमेंट के टाइप्स, ठीक है। एक ही एलिमेंट के विभिन्न प्रकार हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं सच दैट कि Z यानी कि एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा अलग अलग टाइप्स में, लेकिन एटॉमिक मास यानी कि कैपिटल A ये क्या रहेगा, कैसे, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का आइसोटोप्स कहते हैं। उस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। लेकिन मैडम मास अलग क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन। जैसे किसी के दिमाग में डाउट आया कि ठीक है मैम आपने कहा कि मास डिफरेंट है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि यार मास अलग क्यों है। तो इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा अपने भूतकाल में जाना होगा। कैसा भूतकाल, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की पढ़ाई करते करते आखिरी टॉपिक में आ गए, ठीक है, हमारे ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक चल रहा है। तो इसका मतलब मैं आपसे ये तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इससे पहले के जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स रहे होंगे वो आपको आते होंगे। बिल्कुल मैडम, ये आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना तो बेसिक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो बेसिक एक्सपेक्टेशन अगर मैं तुमसे रखूं और तुमसे मैं पूछूं कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो तुम मुझे बोलोगे मैडम एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैंने बोला वेरी गुड। मैंने पूछा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, तो तुम मुझे कहोगे कि मैडम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का जो एडिशन होता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं, बराबर, उसे एटॉमिक मास कहते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कंफ्यूज मत होना।
आप लोग क्या कह रहे हो कि आप लोग लेकर आओगे आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स में आप लोगों ने कहा कि जो z रहता है वो z आपका सेम रहेगा, मतलब एटॉमिक नंबर को आप लोग चेंज नहीं करोगे चाहे जो हो जाए, एटॉमिक नंबर को आप लोग फिक्स रखने वाले हो। हमारी बातचीत हो चुकी है, हाँ मैडम बिल्कुल फिक्स रखने वाले हैं। अब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर आपने z को फिक्स कर दिया है, अगर आपका z चेंज ही नहीं कर रहा है एंटायर क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो गए होंगे? फिक्स होंगे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी चेंज नहीं होंगे। वो अगर z की वैल्यू सेम आ गई है, जितनी है उतनी आ गई है, तो n ऑफ p भी उतना का उतना ही आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब चेंज नहीं होंगे। तो आइसोटोप्स के बारे में जैसे हम लोग बोलते हैं कि z सेम रहेगा, तो z सेम रहेगा का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब किसी को अगर ये बोलना है आइसोटोप को डिफाइन करते वक्त कि एटॉमिक नंबर इज फिक्स्ड, तो ज़रूरी नहीं है वो ऐसा ही सेम डिफाइन करे। वो ये भी डिफाइन कर सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज फिक्स्ड, वो ये भी डिफाइन कर सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। वो ऐसे भी चीज़ों को डिफाइन कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि z के टर्म्स में डिफाइन करना। अच्छा, अब आती है बात एटॉमिक मास पर। अभी अभी हम लोगों ने बातचीत की कि जब बातचीत की जाएगी आइसोटोप्स को लेकर, तो आइसोटोप्स के केस में जो एटॉमिक मास है वो चेंज होगा, है ना। वो क्या होगा? चेंज होगा, यानी कि कैपिटल A की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, कैपिटल A की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। इस बारे में हम लोगों का ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। अच्छा, अब देखो कैपिटल A बनता कैसे है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इस बारे में बातचीत की है कि कैपिटल A बनता कैसे है। तो हमको ये पता है कि हमारा जो कैपिटल A यानी कि मास है वो प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके बनता है, बराबर। वो प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके बनता है। बट अभी अभी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया ऊपर आइसोटोप्स में कि आइसोटोप्स वो स्पीशीज होती हैं जिनके प्रोटॉन फिक्स होते हैं, यानी कि कैपिटल A में हमने इस प्रोटॉन की क्वांटिटी को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम चेंज नहीं होगे। बट आइसोटोप की डेफिनेशन कहती है कि A तो चेंज होगा ही होगा। अब तुम अपना बेसिक सा कॉमन सेंस लगाओ, जैसे कि मान के चलो एक कमरे में 2 लोग हैं, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं उस कमरे में कुछ मिठाइयाँ रखी हुई हैं, लेट से 5 लड्डू रखे हैं। अब मान लेते हैं जो एक व्यक्ति है जिस पे आपको 100% ट्रस्ट है कि नहीं यार चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो ये फलाना दोस्त है ये उन 5 लड्डुओं में से एक भी लड्डू नहीं खाएगा, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति है उस पर आपको कोई ट्रस्ट नहीं है, हाँ। तो अब एक बात मुझे बताओ, मान लेते हैं 5 की जगह भी वहां पे सिर्फ 2 लड्डू बचे। आप आए कमरे में, आपने देखा, आपको बड़ा गुस्सा आ गया, अरे मेरे 3 लड्डू कहाँ गए। अब तुम में शक पैदा हुआ, मेरे फ्रेंड नंबर A ने खाया कि मेरे फ्रेंड नंबर B ने खाया। तो तुमने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा फ्रेंड नंबर A तो बहुत अच्छा है, वो तो नहीं खा सकता। तो फिर तुम क्या बोलोगे? जरूर तूने ही खाया होगा, ठीक है। हमारे घर में भी यही होता है, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, ठीक है। मतलब बहुत ही ऐसा रेयर कुछ इंसिडेंस हुआ कि मैंने मीठा खाया तो खाया, अदरवाइज मैं कभी मीठा नहीं खाती, ठीक है। और उसमें भी मेरा बड़ा चूजीनेस है कि ये चीज़ मैं खाऊंगी, वो चीज़ मैं नहीं खाऊंगी, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। जैसे कि मैसूर पाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट इट, लेकिन मेरे भाई को उतनी ही ज़्यादा पसंद है। तो कल मैं एक्चुअली मैसूर पाक लेकर घर गई थी, उसका एक डब्बा, ठीक है। जब मैं शाम को घर पहुंचती हूँ बराबर, तो मैं देखती हूँ कि वो मैसूर पाक का डब्बा जो इतना आधा किलो का लगभग का था वो थोड़ा सा अमाउंट में बच गया, है ना। अच्छा, शाम को हमारे पापा आए तो इतने बोलते ये कब आया घर में, तो मम्मी भी हमारी टॉन्ट मार के बोलती हाँ हाँ वही मैसूर पाक है जो तुम लेकर आए थे। अच्छा, तो फिर वो समझ गए कि कोई ना कोई तो खिलाया ही होगा। बोलते लेकिन कुछ ज़्यादा तेज गति से नहीं खा गए तुम दोनों माँ बेटे, ये क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मैसूर पाक हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मुझे बिल्कुल मैसूर पाक पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं, आई हेट इट, मुझे उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। हाँ, हो सकता है तुम में से किसी को पसंद हो,
जैसे कि मुझे करेला बहुत पसंद है ना। अब तुम बोलोगे मैम करेला, राइट, मुझे करेला बहुत पसंद है। तो वो पर्सन टू पर्सन एक्चुअली चॉइसेस वेरी करती हैं, इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं मैसूर पाक को गंदा कुछ बोल रही हूँ, बट आई डोंट लाइक इट। ठीक है, वो एकदम श्योर थे कि नहीं वो मैंने तो नहीं खाया होगा, दोनों माँ बेटे मिलके खा गए होंगे। डन। तो एक्चुअली उन्हीं दोनों ने मिलके खाया था, क्योंकि पूरे दिन भर घर में वो थे और उनके साथ हमारा रॉबी था। हमारा रॉबी तो मीठा खाएगा नहीं, है ना, कि अपने हाथों से गया, अपने पॉज से उसने मिठाई निकाली और फिर खा रहा है, ऐसा तो करेगा नहीं। ठीक है, वही दोनों दिन भर घर में थे। तो मेरी मम्मी को भी और मेरे भाई को भी मैसूर पाक के दोनों दीवाने हैं। आपस में लड़ भिड़ कर कल उन्होंने अपना रात में बचा हुआ आधा छोटा सा टुकड़ा भी खा लिया, जो मेरी मम्मी मेरे को देने आई थी, ले खा ले। तो मैंने बोला तुमको तो पता है मैं नहीं खाती हूँ। तो उतने में आया, उठा के लेके चला गया। उसके पीछे उनका झगड़ा, अरे तू लेके चला गया मेरा मैसूर पाक, राइट। तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी श्योर कि चाहे कुछ भी हो जाए मैसूर पाक मैं नहीं खा सकती। सो इफ एक कमरे में एक सर्टेन डब्बा ऑफ मिठाई रखी है और आप श्योर हो कि यार ये बंदा तो ये काम नहीं कर सकता, तो अगर मिठाई में कुछ चेंज हुआ है, मिठाई कम हो गई है, तो इसका मतलब डेफिनेटली तेरी वजह से कम हुआ होगा, उस दूसरे वाले बंदे की वजह से कम हुआ होगा। तो वैसे ही एटॉमिक मास आइसोटोप्स के केस में चेंज होता है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, जिसको आप और मैं मिलकर नहीं बदल सकते। एक ही वैल्यू आइसोटोप्स के केस में चेंज होगी, दिस इज द फैक्ट। बट किसकी वजह से चेंज होगी? अब कमरे में दो लोग हैं, है ना, एटॉमिक मास दो लोगों पे डिपेंड करता है, एक प्रोटॉन पे डिपेंड करता है और एक न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। प्रोटॉन बोल रहा है कि भैया मैं तो फिक्स हो चुका हूं, मैं तो चेंज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जरूर आपके आइसोटोप्स के केस में न्यूट्रॉन चेंज हो रहे होंगे, जिनके चेंज होने की वजह से कैपिटल ए की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। यानी कि अगर तुम ये कहते हो कि आइसोटोप की डेफिनेशन में ये शब्द का प्रयोग करते हो कि मैडम आइसोटोप्स हम उनको कहेंगे जिनमें Z सेम होता है, तो इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हो कि आइसोटोप्स वो वाले लोग होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर आपके P की वैल्यू सेम होती है, जिनके अंदर P की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और अगर आप ये कह रहे हो कि आइसोटोप्स वो लोग होते हैं जिनका ए, कैपिटल ए डिफरेंट होता है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वहां पे जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में आप आइसोटोप्स को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर, इन टर्म्स ऑफ आपका मास नंबर, या फिर आप इन टर्म्स ऑफ आप उसको प्रोटॉन, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों के आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, डन। वो आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आप किसके टर्म्स में डिफाइन करना चाह रहे हो, बट पता आपको दोनों के टर्म्स में होना चाहिए, क्योंकि इससे 1 मार्क के MCQ फ्रेम किए जाते हैं। ओके, ठीक है मैडम, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या, तो जिस तरीके से मैंने आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बताए ना, तो वैसे ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, आपके जो अदर एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स के भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, अदर एलिमेंट्स के भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जिनमें एक बहुत ही फेमस आइसोटोप होता है आप लोगों का कार्बन के आइसोटोप्स। ठीक है, बराबर। कार्बन के मेनली 2 फेमस आइसोटोप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कार्बन के 2 बहुत ही फेमस आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे। एक आइसोटोप, वैसे नॉर्मली कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और नॉर्मली उसका एटॉमिक मास 12 होता है ना। हमने 3rd चैप्टर में ये सारी चीज़ें सीखी थी। अब होते हैं कार्बन के 2 आइसोटोप्स, जिनमें से एक तो स्वयं नॉर्मल वाला कार्बन है, नॉर्मल कार्बन वो खुद स्वयं एक आइसोटोप है, और दूसरा होता है एक अदर आइसोटोप जिसके लिए एटॉमिक नंबर तो फिक्स होता है 6, लेकिन जो उसका मास नंबर होता है वो मास नंबर चेंज होकर कितना हो जाता है, 14। वो मास नंबर चेंज होकर कितना हो जाता है, 14। तो ये आपके कार्बन के 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइसोटोप्स हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रॉन, तो कार्बन का जो ये पहला वाला आइसोटोप है, इसमें प्रोटॉन कितने रहे होंगे, 6, और बाजू वाले में भी कितने रहे होंगे, 6, क्योंकि प्रोटॉन आइसोटोप्स के केस में
चेंज नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो जो पहला वाला आइसोटोप है उसमें न्यूट्रॉन कितना रहा होगा, 6। क्यों, तभी तो 6 और 6 मिलाकर 12 होगा, है ना, तभी तो ये 6 और 6 मिलाकर कितना होगा, 12 होगा। लेकिन जो बाजू वाला आइसोटोप है इसमें जरूर न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे, 8, तभी तो 6 और 8 ऐड करके कितना आएगा, 14। सो आइसोटोप्स आर दो स्पीशीज इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, वेरी कर जाते हैं, ठीक है। वैसे ही और भी अदर एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं। अब आप सबके आइसोटोप्स तो रट्टा मारोगे नहीं, बट जो बहुत ही फेमस है उनका मैं बता देती हूँ। जैसे कि क्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो नॉर्मली जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। नॉर्मल जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्लोरीन के दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे, दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स। तो क्लोरीन का सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल n। अब जैसे कि तुम और मैं जानते हैं कि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, यानी कि दोनों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 का 17 ही रहेगा। बट जो पहला वाला आइसोटोप है, इस पहले वाले आइसोटोप में एटॉमिक मास रहता है 35 और जो दूसरा वाला आइसोटोप है इसमें एटॉमिक मास रहता है कितना, 37, ठीक है। ये दो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूँ तो प्रोटॉन्स तो क्योंकि फिक्स रहते हैं और दोनों के अंदर ही प्रोटॉन्स कितने होंगे, 17। प्रोटॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ तो आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं। पहले वाले में न्यूट्रॉन्स कितने रहे होंगे, पहले वाले में न्यूट्रॉन रहे होंगे आप लोगों का कितना, एक मिनट, ठीक है, पहले वाले में कितने रहे होंगे, 18 बराबर, क्योंकि तभी तो 17 और 18 इन दोनों का एडिशन करने पर आंसर कितना आएगा आप लोगों का, 35। और दूसरे वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे, दूसरे वाले में न्यूट्रॉन रहे होंगे 19, तो सॉरी कितने रहे होंगे आप लोगों के 20, क्योंकि तभी तो उस 17 और उस 20 को ऐड करके आंसर कितना आएगा आपका, 37, ठीक है। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए आइसोटोप्स के, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं आइसोटोप्स के, है ना। जैसे अपन चलो एक काम करो, हाइड्रोजन वाले ही अगर आइसोटोप को मैं वापस से रिपीट करवाऊं तो तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन के टोटल कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3। नॉर्मली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन मतलब एक एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर भी कितना होता है, 1। लेकिन हाइड्रोजन के टोटल कितने आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, 3 आइसोटोप्स टोटल एग्जिस्ट करते हैं। पहला आइसोटोप सच दैट होता है कि यहाँ पे भी 1 और ऊपर भी 1, मतलब एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बोथ 1। दूसरा वाला आइसोटोप सच दैट होता है कि एटॉमिक नंबर तो खैर वही रहेगा बट एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। और तीसरे वाले में कुछ इस तरीके की चीज़ रहती है। तो अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूँ तो प्रोटॉन्स देखो तीनों केस में फिक्स रहेंगे, 1 1 1। लेकिन अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूँ तो बेचारा जो पहला वाला है ना, पहले वाले के पास तो कोई न्यूट्रॉन ही नहीं होता। ध्यान रखना पूरे पीरियोडिक टेबल में ये आपका इकलौता ऐसा एलिमेंट है, ये बेचारा आपका इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। ध्यान रखना, इकलौता एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का ये इकलौता एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन ही नहीं है भाई, एकदम जीरो, खतरनाक जीरो न्यूट्रॉन्स है इसके पास, पता है, एकदम जीरो न्यूट्रॉन्स। तो ये आपका इकलौता एलिमेंट है जिसके पास जीरो न्यूट्रॉन्स है। फिर जैसे ही आप इसके अदर्स यानी कि आप इसके सेकेंड आइसोटोप में जाते हो, इसके पास क्या हो जाता है, आप लोगों का 1 बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसका 1 न्यूट्रॉन बढ़ जाता है और हो जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 1। तभी तो 1 + 1 मिला के 2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले में न्यूट्रॉन हो जाते हैं 2, ताकि 1 + 2 मिला के कितना हो रहा होगा, 3 हो रहा होगा। तो इस तरीके से हमने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा जो हमारे फेमस आइसोटोप्स हैं इनके बारे में बातचीत की, है ना, इनके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। अब आइसोटोप्स की बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रॉपर्टीज़ हैं,
थोड़ा उन पे गौर करते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्टली ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं आपको, या फिर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। इसीलिए ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आपको याद होना, आपके दिमाग में स्टोर होना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर भले ही आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन भी फिक्स रहते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों आपके आइसोटोप्स में कैसे रहते हैं? फिक्स होते हैं। यानी कि Np और Ne ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम। अब देखो, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या केमिकल प्रॉपर्टी होगी, क्या केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना, हमेशा के लिए ये बात याद रखना, आपके 10th क्लास में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी को फिक्स कर दें तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स हो जाती हैं, वो चेंज नहीं होंगी। और जो किसी भी स्पीशीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसका कलर, उसका मास, उसकी डेंसिटी, उसका वॉल्यूम, उसकी स्ट्रेंथ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह, ये डिपेंड करती हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम आइसोटोप की बात कर रहे हैं, आइसोटोप में Ne आपका बेसिकली क्या है? फिक्स्ड है। मतलब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कैसी है? फिक्स है। सो देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, आइसोटोप्स भले ही आपके अलग अलग हो, मतलब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, भले ही ये तीनों अलग हो, लेकिन इन लोगों की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? सेम। आइसोटोप्स है व्हाट? सेम आपका क्या केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी दो लोगों पे डिपेंड करती है, प्रोटॉन पे भी डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन पे भी डिपेंड करती है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों फिक्स है तो आप लोगों की केमिकल प्रॉपर्टी भी फिक्स रहेगी। अगर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फिजिकल प्रॉपर्टी भी फिक्स रहेगी अगर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों फिक्स है तो। अगर दोनों में से किसी एक ने भी गोचा मार दिया, ठीक है, अगर दोनों में से किसी एक ने भी गोचा मार दिया तो ऐसे केस में आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी क्या? अभी हमारे आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो फिक्स होते हैं, नो डाउट, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। अगर दोनों फिक्स रहेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी फिक्स रहेगी, लेकिन दोनों में से अगर किसी एक ने भी चेंज क्रिएट कर दिया तो जिसकी वजह से आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम लिखेंगे आइसोटोप्स के पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीपी, मैं शॉर्ट फॉर्म में पीपी लिखती हूँ, ठीक है, वो कैसी होती हैं? आपकी डिफरेंट होती हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी सेम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं कि रट लो रट लो, रटो मत, लॉजिकली समझो कि क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, लॉजिकली समझो कि क्यों वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है आपकी डिफरेंट है। इससे रिलेटेड पता है एमसीक्यू आता है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर आइसोटोप्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स फॉर आइसोटोप्स, ऐसे स्टेटमेंट आता है। ठीक है, ठीक है मैडम, डन, ओके डन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी तो ये मैंने इन जनरल आइसोटोप्स के बारे में आपको एक बातचीत बताई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बातचीत बताने वाली हूँ जिसके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइसोटोप्स के ऊपर न्यूमेरिकल, यस, आइसोटोप्स के ऊपर आपका न्यूमेरिकल। और ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये आपके स्कूल एग्जाम पेपर में आएगा ही आएगा 100%। क्यों? क्योंकि देखो टर्म 2 में 2 ही चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हैं, बट फोर्थ में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक भी नहीं है, सारी थ्योरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोर्थ चैप्टर में क्या पूछा जा सकता है, ये टेबल फिल करो, मैं सब सिखाऊंगी क्या क्या पूछा जा सकता है एकदम डिटेल में। सिर्फ थ्योरी पढ़ा देना चैप्टर की काफ़ी नहीं होता है, उसके क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे एग्जाम में वो बताना भी बहुत ज़रूरी रहता है ना।
तो अभी आपने जो ये आइसोटोप पढ़ा है, इस पर्टिकुलर आइसोटोप से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रेम होता है। क्या है मैडम वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल? बट उस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में मूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो न्यूमेरिकल बन क्यों रहा है। देखो रीजन समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने बातचीत की कि क्लोरीन के जो नॉर्मल क्लोरीन होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं अपने मतलब थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने एटॉमिक मास पढ़ा था, आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था, याद आ रहा है? तो जो क्लोरीन होता है, हम लोग हमारे क्लोरीन के एटॉमिक मास को 35.5 लेते हैं, है ना। हम क्लोरीन के एटॉमिक मास को कितना लेते हैं? 35.5 लेते हैं। लेकिन जो हमारे नेचर में क्लोरीन पाया जाता है, जिस फॉर्म में पाया जाता है मैडम, वो तो 35 है और वो तो 37 है। तो या तो आपको 35 लेना चाहिए था एटॉमिक मास, या तो आपका 37 लेना चाहिए था। आपने एटॉमिक मास ना 35 लिया, ना आपने 37 लिया, आपने ये 35.5 क्यों लिया? सोचो, सोचने वाली बात है ना कि अगर क्लोरीन के दो आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक का एटॉमिक मास 35 है, दूसरे का एटॉमिक मास अगर 37 है, तो अगर आपको क्लोरीन का एटॉमिक मास कुछ लेना भी था तो आप क्या लेते? 35 ले लेते, 37 ले लेते। वो उन दोनों के बीच वाला नंबर क्यों लिया? और वो भी बीच में 35.5 लिया, 36.5 क्यों नहीं लिया? 36.8 क्यों नहीं लिया? 37.2 क्यों नहीं लिया? है ना। मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें मेरा डाउट कि आखिर क्लोरीन का मास 35.5 आएगा, ये किसने डिसाइड किया? हु डिसाइडेड दिस? तो एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं कि हमारे नेचर में आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, तो सारे आइसोटोप्स सेम परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे मान के चलो एक पेरेंट के दो बच्चे हैं, ठीक है। अगर मान के चलते हैं फ्यूचर में कभी भी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन लेट से अगर होता है, तो दोनों बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, है ना। 50% लेट से लड़के का, 50% लेट से लड़की का, बराबर। ठीक है, अनइक्वल वाली जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। अब मान लेते हैं आपके या किसी एक्स रैंडम व्यक्ति के पेरेंट ने ऐसा किया कि उसके दो बेटे थे, एक था राम, एक था श्याम। उनको राम बड़ा पसंद था और श्याम उन्हें थोड़ा कम पसंद था। तो उनके पापा जी ने क्या किया, उनकी मम्मी जी ने क्या किया कि राम को 70% प्रॉपर्टी दी और श्याम को 30%। 30% मतलब थोड़ा कम, थोड़ा क्या बहुत कम हो गया बेचारे के पास ना, है ना। इक्वल नहीं किया। तो हमारे नेचर में ये जो आइसोटोप्स अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने वाले जो आइसोटोप्स होते हैं, इनका नेचर में परसेंटेज भी अलग अलग होता है। जैसे कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, तो जो 35 वाला आइसोटोप है, ये 35 एटॉमिक मास वाला जो आइसोटोप है, ये हमारे नेचर में 75% एग्जिस्ट करता है। मतलब 75% आप जब ढूंढेंगे क्लोरीन तो आपको 35 वाले मिलेंगे, और सिर्फ 25% आपको कौन सा वाला मिलता है? 37 वाला मिलता है। मतलब 37 वाला हमारे नेचर में वैसे भी क्या है? कम है। मान के चलो एक कमरा है, कमरे के अंदर बहुत सारी रेड कलर की बॉल्स है और उसमें सिर्फ 2 ब्लैक बॉल्स है। मैंने तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध दी और कहूंगी कि बॉल चूज करो, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की ही होगी, क्योंकि रेड बॉल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है ना, रेड बॉल की क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। तो वैसे ही आप लोगों का जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन हम लोगों के नेचर में 35 वाला 75% है और हमारा 37 वाला जो है वो सिर्फ 25% है। तो एक्चुअली में ऐसे केस में अब मास किसका लिया जाए? 35 वाला मास लेना गलत होगा, क्योंकि कुछ क्वांटिटी 37 की भी है हमारे नेचर में, है ना। अच्छा, अगर मान लेते हैं आप किसी क्लोरीन को एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता कि आपने जिस क्लोरीन को लिया है वो 35 वाला है कि 37? 35 वाला लोगे तो 37 को बुरा लग जाएगा, 37 वाला लोगे तो आपके 35 वाले को बुरा लग जाएगा। तो ऐसे केस में जब आपको डिफरेंट एटॉमिक मासेस मिलते हैं इन नेचुरल लोगों के, तो ऐसे में उन नेचुरल लोगों के एटॉमिक मास में से किसका एटॉमिक मास लिया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। इसीलिए
ताकि दोनों को बुरा ना लगे, इसीलिए हम लोग आइसोटोप्स के लिए हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर आइसोटोप्स एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड। ठीक है, ना तेरा ना मेरा, चल हम दोनों निकाल लेते हैं एक दूसरे के साथ एवरेज, और एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब ना 35 लिया गया ना 37 लिया गया, उन दोनों के परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि नेचर में कौन कितने कितने परसेंटेज में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या कैलकुलेट कर लिया, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया, एवरेज एटॉमिक मास। तो अगर मैं आपको अलग अलग परसेंटेज दे दूं तो अलग अलग परसेंटेज के अलग अलग एटॉमिक मास, तो उनमें से आप किसे चूज करेंगे, आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज वाइज, उनके एटॉमिक वाइज, एटॉमिक मास वाइज, फिर जो आंसर आएगा उसको अपना एटॉमिक मास चूज करेंगे। मतलब कोई वोटिंग नहीं हुई थी कि 35.5 कितने लोगों को पसंद है, हाथ खड़े करो, ऐसी कोई वोटिंग नहीं हुई थी। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन किए गए, कैलकुलेशंस के बाद ये 35.5 ये नंबर बाहर निकल के आया, और देयरफॉर वी डिसाइडेड कि अब से जब भी हम अपने केमिस्ट्री के इतिहास में अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो हमेशा हम उसका एटॉमिक मास कितना लेंगे, उसका एटॉमिक मास 35.5 लेंगे। ठीक है, ये डिसीजन लिया गया। सिमिलरली आपके जो कार्बन होता है, कार्बन के भी एनवायरनमेंट में दो आइसोटोप्स होते हैं, एक तो नॉर्मल वाला, ठीक है, जब उसका एटॉमिक मास कितना हो, जब उसका एटॉमिक मास कितना हो 12 हो, और एक उसका जब उसका एटॉमिक मास 14 हो। बल्कि मैं यहाँ पे तुम्हें एक बहुत ही प्यारा जीके फैक्ट बताऊंगी, कार्बन के सिर्फ 2 आइसोटोप्स आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, बट इसके अलावा कार्बन का एक तीसरा आइसोटोप भी होता है जो कि हम लोग यूजुअली नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है नेचर में। ठीक है, बराबर उसका जो परसेंटेज है वो बहुत 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 ज़्यादा कम है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो जीके फैक्ट है, अगर मैं इस कार्बन 14 की बात करूं तो ये कार्बन 14 जो होता है, ये कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव है नेचर में। रेडियो एक्टिव का मतलब जो अपने आप अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट आउट करता है। बल्कि एक कार्बन नंबर 15 भी होता है, बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम लोग उसके लिमिटेड आइसोटोप्स पढ़ते हैं। और इस कार्बन नंबर 14 को आप अगेन क्लास 10th में वापस से पढ़ेंगे, जब आप क्लास 10th में हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बायोलॉजी में, वहाँ पे एक प्रोसेस आएगी कार्बन डेटिंग, वहाँ पे मैं इसके साथ वापस से बातचीत करूँगी। ठीक है, वहाँ पे मैं इसके साथ वापस से बातचीत करूँगी। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोगों की बातचीत ये चल रही थी कि कार्बन के भी क्या होते हैं, अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, और सारे के सारे आइसोटोप सेम परसेंटेज में नेचर में अवेलेबल हो ऐसा नहीं होता। हमारे नेचर में कार्बन 12 वाला आइसोटोप 98.9% अवेलेबल है। सोचो 98.9% कार्बन 12 होता है। ठीक है, और बाकी जितना भी बच गया, ठीक है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, जितना भी बच गया दैट बचा कुचा परसेंटेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अदर्स। बचा कुचा, ठीक है, वो बचा कुचा परसेंटेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अदर्स, तब जाके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब तुम सोचो, अगर मैं यहाँ पे मुझे क्या एवरेज एटॉमिक मास निकालने की ज़रूरत भी है क्या, और अगर लेट से मैंने निकाला भी प्रॉपर तरीके से पूरी कैलकुलेशंस करके, तो भी मेरा एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा, 12 पॉइंट समथिंग ही आएगा। क्योंकि देखो प्रॉपर्टी में से 98.9% हक कार्बन 12 का है। ठीक है, 98.9% हक किसका है, कार्बन 12 का। तो अगर आप उसका निकालेंगे भी कि कितना परसेंटेज अवेलेबल है, तो एक्चुअली आपका कार्बन 12 98.9% अवेलेबल है। क्लोरीन में तो देखो ठीक ठीक था, 75-25 था, यानी कि 3:1 का रेशियो था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो यार बहुत ज़्यादा गैप है। इतना ज़्यादा गैप मतलब एक तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और दूसरा वाला तो ना के बराबर है। फिर अच्छा मैडम, ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? अगर आपने हमें कैलकुलेशन करना तो नहीं सिखाया आइसोटोप्स के एवरेज एटॉमिक मास की, तो खैर वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, अभी इसमें से थियरी कवर कर रहे हैं हम लोग। अब आते हैं पॉइंट नंबर सी पर
कि मैडम आइसोटोप्स के बारे में आपका और क्या कहना है। तो देखो, अलग अलग आइसोटोप्स के मेडिकल इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब हम लोग उसमें इनफाइनाइट एप्लीकेशंस तो पढ़ेंगे नहीं, है ना। हम लोग हमारी बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक हमें अलाउ करती है। जैसे कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये बताई गई है कि अगर आपके पास आइसोटोप है, किसका आइसोटोप है, आपके पास अगर आइसोटोप है यूरेनियम का, तो आप उस पर्टिकुलर आइसोटोप को यूज़ कर सकते हो कि एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो कि तुम्हें पता भी होना चाहिए, ठीक है, कि महाराष्ट्र में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ऐसे और भी अलग अलग जगहों पर जहाँ पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट रहे होंगे, वहाँ पे हम यूरेनियम को एज अ फ्यूल के तौर पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास आइसोटोप है किस चीज़ का, कोबाल्ट का। कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल o। यूरेनियम का सिंबल होता है कैपिटल U, ठीक है। तो इस कोबाल्ट को हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बताइए फलाना आइसोटोप किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके पास आइसोटोप है किस चीज़ का, आयोडीन का, ठीक है। आयोडीन का सिंबल होता है कैपिटल I, डन। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं इस बीमारी को ठीक करने में, जिस बीमारी का नाम है ग्वाइटर। ग्वाइटर बीमारी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अच्छा अगर नहीं भी सुना होगा तो देखा होगा मेरे हिसाब से। ग्वाइटर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का जो गला होता है ना वो एकदम फूल जाता है, ठीक है। ग्वाइटर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का जो गला है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो उस पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे आयोडीन का आइसोटोप यूज़ करते हैं। बट मैडम कौन सा वाला आइसोटोप, तो ये आपके NCERT में तो देखो बताया नहीं गया है कि कौन सा वाला आइसोटोप, बट मैं बता देती हूँ कि यूरेनियम के जो भी आइसोटोप्स होंगे उन आइसोटोप्स में से आप 235 नंबर का आइसोटोप, मतलब जिसका एटॉमिक मास 235 है, आप वो वाला आइसोटोप यूज़ कर सकते हो बिजली बनाने के लिए, रिएक्शंस करवाकर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में। कोबाल्ट का 60 वाले एटॉमिक मास वाले, आप कोबाल्ट के 60 एटॉमिक मास वाले को यूज़ कर सकते हो किस चीज़ के लिए, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक आइसोटोप्स। अब हम लोग यहाँ पे एक नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज आइसोबार्स। अब आपको क्या लगता है मैडम ये आइसोबार्स क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया आइसोटोप्स भी होते हैं, आइसोटोन्स भी होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, आइसोडाइफर्स भी होंगे, ये सब आप 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ेंगे। बट अभी आपके करंटली 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आइसोबार्स के बारे में बातचीत की गई है। तो देखो जब हम लोग आइसोटोप्स की बात कर रहे थे तो हमने बेसिकली एलिमेंट को फिक्स कर दिया था और उस एलिमेंट के टाइप्स हम क्रिएट कर रहे थे, है ना। हम लोग एलिमेंट्स के टाइप्स क्रिएट कर रहे थे, है ना। लेकिन जब हम आइसोबार्स की बात करते हैं तो आप अगर यहाँ पे एलिमेंट की बात करें तो आइसोबार्स के केस में आप डिफरेंट एलिमेंट्स अलाउ करते हो। मतलब एक एलिमेंट कैल्शियम का, एक एलिमेंट मैग्नीशियम का, एक एलिमेंट आयरन का, एक एलिमेंट नियॉन का, चलेगा। आइसोटोप्स में ऐसा नहीं होता था। आइसोटोप्स में एलिमेंट जो होता था वो फिक्स कर दिया जाता था, लेकिन आइसोबार्स में हम लोग एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, हम लोग एलिमेंट को वेरी कर सकते हैं, ठीक है, बराबर। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपने डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, फॉर एग्जांपल मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, एक एलिमेंट जो मुझे पर्सनली पसंद है कैल्शियम, ये मैंने लिया, और दूसरा एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया आप लोगों का आर्गन। आर्गन का सिंबल होता है Ar। चलो मैं नीचे नाम लिख देती हूँ ताकि उन लोगों को जिन्हें ये चीज़ें 3rd चैप्टर में अच्छे से पता नहीं है कि किसका नाम क्या। तो 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैल्शियम जो होता है इसका एटॉमिक मास होता है 40, डन, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20, डन। अच्छा ठीक है मैडम। आर्गन की अगर मैं बात करूँ तो आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40 और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 18। तो आपने क्या देखा कि अरे ये दोनों एलिमेंट्स तो डिफरेंट है ना।
ये एटम्स जो हैं वो सेम एलिमेंट के हैं कि डिफरेंट एलिमेंट के हैं? तो तुम बोलोगे मैडम यार कंप्लीटली डिफरेंट एलिमेंट है। कहाँ कैल्शियम, कहाँ आर्गन? कैल्शियम तो सॉलिड होता है, आर्गन तो गैस होती है ना? कैल्शियम तो मेटल होता है, आर्गन तो नॉन मेटल है। फिर कहाँ दोनों सेम? बहुत डिफरेंट है ये लोग आपस में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास 40 आया है और इसका भी एटॉमिक मास 40 आया है। इसका मतलब अगर कभी बाय चांस सेम मतलब डिफरेंट एलिमेंट में अगर आपको ए की वैल्यू, ए यानी कि एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास आपको क्या मिल जाए? सेम मिल जाए, एटॉमिक मास फिक्स हो जाए, लेकिन आप ये देखेंगे कि वहाँ पे क्या चेंज हो रहा है इस बार? एटॉमिक नंबर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऐसे जोड़ियों को हम लोग कहते हैं आइसोबार्स। मतलब आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं सच दैट कि एटॉमिक मास चेंज नहीं होता और आपका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने जो ऊपर तुम्हारे साथ इतना सारा भूतकाल में जो डिस्कशन किया, उस डिस्कशन की कसम तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर एटॉमिक मास सेम है तो एटॉमिक मास सेम है मतलब एटॉमिक मास दो चीज़ों से बना होता है, प्रोटॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है। तो इससे ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एटॉमिक मास सेम है इसका मतलब ज़रूर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये भी क्या रहे होंगे? फिक्स रहे होंगे, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एडिशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन चेंज नहीं हो रहा है। प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स, मैंने ये नहीं कहा कि प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहा, मैंने ये नहीं कहा कि न्यूट्रॉन चेंज नहीं हो रहा, मैंने कहा कि दोनों अगर चेंज हो भी रहे हैं तो हमें उससे मतलब नहीं है। दोनों का जो एडिशन वाला आंसर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो फिक्स है। और अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फिक्स होता है इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? काफ़ी हद तक सेम, बट यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, तो आइसोबार्स में खैर आपको ये याद रखना है, ऐसी स्पीशीज़ जिनका एटॉमिक मास जो होता है वो सेम हो जाता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, बस डन, ख़त्म। तो यहाँ पे हम लोग हमारा डिस्कशन एटॉमिक मास और